हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ाई करोगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या चीज है? प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन चलता है उसके चलने के समतुल्य जो धारा होती है उसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये तो चैप्टर की समरी हुई आपका चैप्टर के बारे में। इसकी डिटेल स्टडी इस वीडियो के माध्यम से आप करोगे। हम बात शुरू करते हैं सन 1887 से। एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक उन्हीं के नाम पे है। तो वैज्ञानिक हर्ट्ज ने पहली बार देखा कि जब विसर्जन नलिका की ऋण प्लेट पर हम प्रकाश किरणों को डालते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। प्रकाश डालना बंद कर देते हैं, धारा नहीं प्रवाहित होती है। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक है हाल्वेस, उन्होंने इसी बात का प्रयोग किया और उसकी प्रायोगिक पुष्टि करी। इन्होंने क्या किया, एक मोटे कांच का बल्ब लिया, आप सामने देखते हैं मोटे कांच का बल्ब, उच्च निर्वातित किया, मतलब उसके भीतर की वायु को खींच के बाहर कर दिया। वायु को क्यों बाहर निकाला? कि अगर इलेक्ट्रॉन निकले चले तो रास्ते में वायु के कणों से उसका टक्कर ना होने पाए। अच्छा, मोटे कांच का क्यों? क्योंकि पतले कांच का होगा, उच्च निर्वात उत्पन्न करेंगे तो आपकी बल्ब भी फूट जाएगी वहां पे। तो मोटे कांच का बल्ब लिया, उच्च निर्वातित बल्ब लिया, उसमें दो प्लेटों को लगाया, P1 P2, जस्ते की प्लेट थी उस टाइम, ठीक। ये P1 P2, यहां से वायर बाहर निकाला, यहां से वायर बाहर निकाला। और ये एक बैटरी लिया। आप जानते हो सेल और बैटरी में अंतर क्या होता है? सेलों के समूह को आप बैटरी कहते हो। एक बैटरी लिया, ज्यादा वोल्टेज चाहिए बैटरी का प्रयोग करेंगे, कम वोल्टेज चाहिए तो सेल का प्रयोग करेंगे। एक बैटरी लिया और बैटरी का ऋण प्लेट है, कैथोड जिसे आप कहते हो, ये धन प्लेट है। तो P1 प्लेट को यहां पे क्या, बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ दिया और ये प्लस वाला इधर निकला, कुंजी लग गई, एक आपका धारा मापी लग गया और ये कहां पे P2 पे आ गया। तो हाल्वेस्ट ने देखा कि जब प्रकाश किरणों को P1 पे डाला तो यहां पे धारा मिली, और जब प्रकाश किरणों को डालना बंद कर दिया तो यहां पे धारा नहीं मिली। हाल्वेस्ट ने अपने टाइम पे पराबैंगनी किरणों को डाला था, लेकिन इस घटना की व्याख्या खुद आपका हाल्वेस्ट नहीं कर पाए। उन्होंने प्रायोगिक पुष्टि जरूर करी, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, प्रकाश डालने पे मतलब पराबैंगनी किरणों को डालने पे यहां पे धारा मिलती है, जब डालना बंद करते धारा नहीं मिलती है, लेकिन क्यों ऐसा होता है, इस क्यों का जवाब उनके हाल्वेस्ट के पास नहीं था। फिर 1898 में आए वैज्ञानिक जे थॉमसन, उन्होंने बताया कि जब ऋण प्लेट पे आप प्रकाश किरणों को डालते हो तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जैसे ऋण प्लेट है तो इससे इलेक्ट्रॉन आपका इस प्रकार से उत्सर्जित हुआ, ठीक। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक है लेनार्ड, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये सामने वाली प्लेट जो P2 है ये धनावेशित होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन P1 से निकल के और P2 पे जाता है और इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट हो जाती है और धारा प्रवाहित होती है। ये तो जानकारी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, इनिशियल स्टेज पर क्या प्रयोग किए गए। उसके बाद फिर आपका तीन वैज्ञानिक मिलके, वैज्ञानिक हर्ट्ज, वैज्ञानिक लेनार्ड और वैज्ञानिक मिल्कन, इन तीनों ने मिलके प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में काफी डिटेल स्टडी इन्होंने करी। अपने स्टडी के आधार पर जो भी निष्कर्ष है, जो भी रिजल्ट निकलता रहा उसको अलग लिखते रहे और वही बाद में जाके प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी नियम बन गया, जो कि 5 नियम है। अभी कुछ देर के लिए हम स्क्रीन से हटेंगे, सामने बोर्ड पे 5 नियम लाइन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पास करके वो 5 नियम अगर चाहो तो अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हो। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया, कौन कौन से वैज्ञानिक, वैज्ञानिक लेनार्ड, वैज्ञानिक मिल्कन और वैज्ञानिक हर्ट्ज, तीनों ने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, मोटे कांच का एक बल्ब लिया, थोड़ा डिजाइनर बल्ब है आप देख रहे हो, ठीक। और ये आपका प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, जस्ते की प्लेट है या एल्युमिनियम की प्लेट आप ले सकते हो। यहां से तार बाहर निकला, यहां से तार बाहर निकला, धारा कितनी बही, बढ़ी, घटी, उसको नापने के लिए यहाँ पे क्या एक अमीटर लगा दिया गया, बल्कि अमीटर नहीं बल्कि मिली अमीटर, एक मिली अमीटर लगाया गया। अच्छा, आप पूछोगे मिली अमीटर क्यों? क्योंकि धारा मिली एम्पियर में होगी, इसलिए मिली अमीटर लगा हुआ है। अगर हम अमीटर लगा देंगे तो धारा मिली एम्पियर में, कोई विक्षेप ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिली अमीटर लगाया। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर, उसको नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगा दिया गया। आप जानते हो वोल्टमीटर को हमेशा हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है और धारा अलग अलग होती है। और वोल्टमीटर क्या नापता है? विभवांतर नापता है। विभवांतर समांतर क्रम में बराबर होता है, इसलिए वोल्टमीटर को जब कभी भी किसी भी परिपथ में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहां पर भी वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। धारा श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है। यहां पे धारा मापी, मिली अमीटर लगा हुआ है। मिली अमीटर क्यों लगा? अभी आपने देखा मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होगी, इसलिए मिली अमीटर लगा हुआ है। तो किस क्रम में लगा है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप देखना ये एक अरेंजमेंट आपका लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, हाई टेंशन बैटरी है।
हाई टेंशन का मतलब क्या है? इसकी सहायता से ज्यादा वोल्टेज आवश्यकता अनुसार आप यहां पे आरोपित कर सकते हो, लगा सकते हो। और एक कुंजी लगी, जब आवश्यकता पड़े तो प्रयोग करना, नहीं प्रयोग करना होगा कुंजी का प्लग बाहर निकाल देना, सर्किट ब्रेक हो जाएगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक। और एक जानकारी दे, यहां पे कुंजी हमने ऑन किया, अगर ये बैटरी मान लो 12 वोल्ट की है, तो अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो निश्चित रूप से ये सिरा कितने पे? +6 वोल्ट पे। ये सिरा कितने पे? -6 वोल्ट पे। तो अगर ये सिरा +6 वोल्ट पे, तो यहां पे कितना? +6, और ये सिरा आपका यहां पे क्या? -6 पे, ये -6 हो गया। ठीक। ठीक मिड पॉइंट पे यहां पे क्या? 0, तो 0 के बाद यहां पे क्या? +1, यहां पे क्या? +2, यहां पे क्या? +3, यहां पे क्या? +4, यहां पे +5 और +6। उसी प्रकार यहां पे आओ, -1, यहां पे -2, यहां पे -3, यहां पे -4, यहां पे -6, और इस प्रकार से होता चला गया। इससे फायदा क्या होगा? ये जो दोनों सिरे हैं, मान लो आप समझाने के लिए इसका नाम ले लें, यहां पे कुछ भी आप, यहां पे इसका नाम x और इसका नाम y मान लो आप यहां पे। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि P1 को कुछ पॉजिटिव वोल्टेज दे दो, तो इस x वाले सिरे को पकड़ोगे, 0 पे न्यूट्रल है, 0 से आप इधर लेके आओगे, जितना उधर लेके जाओगे P1 को पॉजिटिव वोल्टेज मिलता चला जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि P1 को कुछ निगेटिव वोल्टेज देना है, तो आप जानते हो x को यहां पे न्यूट्रल पे लाए, न्यूट्रल कितना? 0 वोल्ट पे, और आप इसको लेफ्ट साइड में लाओगे, और जितना लेफ्ट साइड में लाते जाओगे इसकी निगेटिविटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार P2, अगर आपसे कहें कि P2 को पॉजिटिव वोल्टेज देना है, तो जो y सिरा है इसका, इसको यहां पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल से आप इधर की तरफ जितना आप खिसकाते चले जाओगे P2 उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होता चला जाएगा। या इसी y को आपका यहां पे जो 0 वोल्ट है, जिसको न्यूट्रल भी आप कह सकते हो, ठीक, इसके आप इधर की ओर लेके आओगे, तो जब इधर की ओर लेके आओगे, यहां पे जितना आप इधर लेके आते जाओगे उतने आपके यहां पे क्या होगा? P2 निगेटिव वोल्टेज होता चला जाएगा। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार प्लेट P1 को आवश्यकता अनुसार जितना चाहो उतना पॉजिटिव वोल्टेज दे सकते हो, जितना चाहो उतना निगेटिव वोल्टेज आप दे सकते हो। उसी प्रकार P2 को आवश्यकता अनुसार जितना चाहो उतना पॉजिटिव वोल्टेज दे सकते हो, और जितना चाहो उतना आप निगेटिव वोल्टेज दे सकते हो। ये एक प्रकार से अरेंजमेंट तैयार किया किसने? वैज्ञानिक लेनार्ड ने, वैज्ञानिक हर्ट्ज ने, वैज्ञानिक मिलिकॉन ने, तीनों ने मिलकर अपना प्रयोग किया था। प्रकाश से जुड़ी 2 राशियां हैं, हम उनके बारे में बोलने जा रहे हैं। देखो, एक तो प्रकाश की आवृत्ति और दूसरा प्रकाश की तीव्रता। आप जानते हो श्वेत प्रकाश, दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और आप ये भी जानते हो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। तो लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी और बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। ये इतनी जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि जब हम प्रयोग करेंगे तो प्लेट P1 पर प्रकाश किरणों को डालेंगे और आपसे कहेंगे कि बेटा आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाओ। तो आवृत्ति को कैसे बढ़ाओगे? अगर लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा था तो लाल के बाद पीला डाल दो, आवृत्ति बढ़ गई। पीले के बाद आप वहां पे क्या नीला डाल दो, आवृत्ति और बढ़ गई। आप बैगनी डाल दो, आवृत्ति और बढ़ गई। परा बैगनी डाल दो, आवृत्ति और बढ़ गई। तो अगर हम आपसे कहें कि प्लेट P1 पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाओ, तो लाल रंग से आप किधर नीले और बैगनी और परा बैगनी की तरफ बढ़ोगे तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति लगातार क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और अगर आपसे कहें कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति घटाओ, तो ऐसी कंडीशन में आप मान लो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज डाल रहे थे, तो फिर आप बैगनी डाल दो, नीला डाल दो, आसमानी डाल दो, हरा डाल दो, पीला डाल दो, नारंगी डाल दो, लाल डाल दो। इस प्रकार से इस क्रम में अगर आप चलोगे तो लगातार आवृत्ति आपके यहाँ पे क्या घटती चली जाएगी। मतलब आप यूं कह सकते हो लाल से बैगनी की तरफ बढ़ोगे तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी, और बैगनी से लाल की तरफ चलोगे तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार हम प्लेट P1 पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदल सकते हैं। अब जब प्रयोग करेंगे तो हम ये भी आपसे कहेंगे कि बेटा प्लेट P1 पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओ। तो तीव्रता कैसे बढ़े? आपको बताएं, कोई भी प्रकाश किरण है, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो फोटोनों के रूप में चलता है। वैज्ञानिक मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो फोटोनों के रूप में संचरित होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, जिसे उन्होंने अपने टाइम पे क्वांटा कहा था, बाद में उसी को फोटान कहा गया। प्रत्येक फोटान से संबद्ध ऊर्जा कितनी h होती है, जहां पे न्यू उसकी आवृत्ति होती है। अगर आपसे कहें कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपतित प्रकाश में फोटोनों की संख्या बढ़ाओ। अगर आपसे कहें आपतित प्रकाश की तीव्रता घटाओ, मतलब आपतित प्रकाश में फोटोनों की संख्या घटाओ। प्रति सेकंड जितने ही ज्यादा फोटोन यहां पे आएंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और प्रति सेकंड जितने कम फोटोन यहां पे आएंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता उतनी ही घटेगी। इस प्रकार आगे का जो प्रयोग इन्होंने किया, किसने? फिर एक बार आपको याद दिलाएं, वैज्ञानिक लेनार्ड, वैज्ञानिक मिलिकॉन और वैज्ञानिक हर्ट्ज, तीनों ने जो प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या किया? प्लेट P1 पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को लगातार बढ़ाया, और उस समय तीव्रता को क्या रखा? नियत रखा, और क्या क्या परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन किया। क्या क्या परिणाम निकले ये आप पढ़ने जा रहे हो। यहां पे एक गेट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सक्शन गेट।
चूषक द्वार भी कह सकते हो, सक्शन पंप लगा के अंदर की वायु को खींच के बाहर किया जा रहा है। वायु को बाहर क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ पे क्या P2 पे पहुंच सके। अगर इसके अंदर वायु भरी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन की वायु के कोणों से टक्कर होगी, उसकी ऊर्जा टक्करों में ही खर्च हो जाएगी, हो सकता P2 तक पहुंच ही ना पावे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल क्लीन रहे, इसीलिए अब इसके भीतर की वायु को खींच के बाहर कर दिया जाता है। इसके भीतर उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है। वैज्ञानिक लेनार्ड मिल्कान और वैज्ञानिक हर्ड ने इस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को पहली बार नियत रखा। आवृत्ति मीन्स क्या? आवृत्ति को किससे? न्यू से लिखते हो। न्यू को नियत रखा और आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया। तो तीव्रता को बढ़ाने से पहले हम डिस्कशन करें। यहां पे देखो, जब इस पे प्रकाश किरणें डाली गई तो इससे यहां पे क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकला। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो यहां पे इसके ऊपर क्या प्लस चार्ज है, इसके ऊपर क्या माइनस चार्ज है। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलना शुरू हुए और इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के यहां पहुंचे और इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में यहां पे क्या धारा बहेगी, कितनी धारा बही, मिलियमीटर से ज्ञात कर लिया गया। उसके बाद आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू को नियत रखा गया और उसकी तीव्रता को बढ़ाया गया। जैसे अगर पहले आई तीव्रता थी तो बाद में 2i तीव्रता किया गया और जैसे तीव्रता को दुगना किया हमने पाया कि प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या दुगना हो गया। निष्कर्ष क्या निकला? तीव्रता हमने बढ़ाई, मतलब क्या? प्लेट P1 पर प्रति सेकंड पड़ने वाले फोटानों की संख्या क्या बढ़ गई और जब प्रति सेकंड आपतित फोटानों की संख्या बढ़ गई तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ गई। आप यूं कह सकते हो, प्रति सेकंड जितने ज्यादा फोटान प्लेट P1 पर आएंगे, प्रति सेकंड प्लेट P1 से उतने ही ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और प्रति सेकंड जितने ज्यादा प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे P2 पर प्रति सेकंड उतने ज्यादा प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। इस प्रकार से धारा का मान भी क्या हुआ? बढ़ गया। और जानते हो, तीव्रता को दुगना अगर किया गया तो धारा भी हमारी क्या हो गई? दुगनी हो गई। इस बात को सामने ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे हो। यहां पे विभवांतर दिखाया गया, यहां पे धारा दिखाई गई। शुरू में हमने आई तीव्रता का प्रकाश डाला और जब आई तीव्रता का प्रकाश डाला तो कुछ धारा हमको मिली, मिलियमीटर से हमने पढ़ लिया कितनी धारा मिली और जितनी धारा मिली यहां पे निशान लगा लिया गया। सही है, ठीक। उसके बाद आपतित प्रकाश की तीव्रता को दुगना किया गया। प्रति सेकंड आपतित फोटानों की संख्या को क्या दुगना किया गया, मतलब तीव्रता को दुगना किया गया। और तीव्रता को जब दुगना किया गया तो हमने पाया धारा भी दुगनी हो गई। तीव्रता को 3 गुना कर दो, धारा 3 गुनी हो गई। तीव्रता को 4 गुना कर दो, धारा 4 गुनी हो जाएगी। तीव्रता जय गुना करते चले जाओगे, धारा भी उतनी गुना बढ़ती चली गई। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि तीव्रता जितने ज्यादा बढ़ाओगे धारा उतनी ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है और अनुक्रमणपाती होता है, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी प्रथम नियम है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, जिसमें पहला नियम है, किसी भी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है तथा अनुक्रमणपाती होता है। सीधी सी बात, तीव्रता जितनी ज्यादा होगी प्रति सेकंड उतने ज्यादा फोटान आएंगे और जितने ज्यादा फोटान आएंगे उतने ज्यादा प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितने ज्यादा प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे P2 पर उतने ज्यादा प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और जितनी ज्यादा संख्या में प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे क्या धारा बहेगी। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आपका यहीं पे प्रूव हो गया। किसने प्रूव किया? वैज्ञानिक लेनार्ड, वैज्ञानिक मिल्कान और वैज्ञानिक हर्ड के इस प्रयोग ने प्रूव किया। प्लेट P1 पर आपतित प्रकाश की तीव्रता कैपिटल I को नियत रखा। उसके बाद प्लेट P2 को ये जब 0 वोल्ट पे आया तो भी धारा 0 नहीं हुई, कुछ धारा हमको मिली। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि प्लेट P1 से जो इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होता है उसमें पर्याप्त गतिज ऊर्जा होती है, संवेग होता है और वो इलेक्ट्रॉन आपका जबरन, आप यूं कह सकते हो, P2 पे पहुंच जाता है। जबरन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि P2 अगर आपका 0 वोल्ट पर है तो भी इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच रहा होता है और धारा यहां पे बह रही होती है। आप पूछोगे आपको कैसे पता? सामने आप देखो, यहां पे ग्राफ में यहां पे कितना 0 है, 0 फिर भी धारा यहां पे मिल रही है। आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी आई है, लेकिन आप जानते हो यहां पे P1 के सापेक्ष P2 का विभव यहां पे क्या 0 वोल्ट है, फिर भी यहां पे धारा मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि P2 आकर्षित भी नहीं कर रहा है और फिर भी आपका यहां पे धारा मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या पर्याप्त गतिज ऊर्जा होती है, उसमें संवेग होता है और वो इलेक्ट्रॉन आपका डायरेक्ट आपका P2 पे पहुंच रहा होता है, जिस कारण यहां पे धारा मिल रही होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम P2 को कुछ निगेटिव वोल्टेज दे दें।
मतलब क्या, यहां से हम क्या इधर की तरफ है, तो P2 को हमने क्या किया, कुछ नेगेटिव वोल्टेज दिया, मतलब जो Y सिरा है, Y सिरे को जो 0 वोल्ट है उसके थोड़ा इधर मान लो -1 पे ले आए, कुछ नेगेटिव वोल्टेज दे दिया। तो जब कुछ नेगेटिव वोल्टेज दे दिया तो आप देखो यहां पे क्या धारा का मान क्या कम हुआ, लेकिन 0 नहीं हुआ। तो होना भी चाहिए, जब P2 को कुछ नेगेटिव वोल्टेज आप दे दोगे तो इलेक्ट्रॉनों को कुछ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन P2 पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अधिक ऊर्जा वाले, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अब भी P2 पर पहुंच रहे होंगे। इस कारण धारा का मान यहां पे क्या कुछ कम हुआ, लेकिन 0 नहीं हुआ। हमने क्या किया, इसको थोड़ा और इधर किया, मतलब क्या P2 को हमने कुछ और निगेटिव वोल्टेज दिया, तो जब और निगेटिव वोल्टेज दिया धारा का मान क्या और कम हो गया, लेकिन 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P2 को जब और ज्यादा निगेटिव वोल्टेज देंगे तो P2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, जिससे कि और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे क्या प्रतिकर्षित होंगे, आपका रुकेंगे, तो कुछ कम ही संख्या में इलेक्ट्रॉन P2 तक पहुंच पा रहे हैं। मतलब आप यूं कह सकते हो जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी केवल वही आपका यहां पे पहुंच पाएगा, जबरन पहुंच पाएगा। जबरन शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि P2 यहां पे क्या प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार से पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या P2 पर क्या कम हो गई, धारा का मान क्या कम हो गया। और आगे देखना, और हमने Y को थोड़ा और इधर खिसकाया, इतना खिसकाया कि -V0 पर ले आए। ठीक, तो जब -V0 पे ले आए तो हम देखते हैं धारा का मान कितना 0 हो गया। आप यूं कह सकते हो प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 को जब हमने -V0 वोल्टेज दिया, VO वोल्टेज दिया, तो उस समय आप देख रहे हो धारा का मान कितना शून्य हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसमें जो सबसे निगरघट इलेक्ट्रॉन था, हम जानबूझ के इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई निगरघट किसको कहते हो, कोई काम मना करो फिर भी वो ना माने। उसी प्रकार यहां पे देखना, आप देख रहे हो जब -V0 या -VO जो भी आपको कहने में आसानी हो, ठीक है, जब यहां पे इतना वोल्टेज हमने को दे दिया, किसको, P1 के सापेक्ष P2 को, और कैसा वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज, तो P2 यहां पे क्या और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, और जब ज्यादा प्रतिकर्षित किया तो धारा का मान बिल्कुल यहां पे क्या 0 हो गया। किस वोल्टेज पे, -VO वोल्टेज पे। तो आप यूं कह सकते हो कि आपका जो इससे P1 से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उसमें जो सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन था, सबसे निगरघट जो इलेक्ट्रॉन था, सबसे ताकतवर जो इलेक्ट्रॉन था, वो भी P2 पर नहीं पहुंच पाया। इस विशेष वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, संस्तब्ध विभव। ठीक, कट ऑफ पोटेंशियल। आप यूं कह सकते हो P1 के सापेक्ष P2 का वह विशेष ऋणात्मक विभव जिस पर सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी P2 पर नहीं पहुंच पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, संस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। और एक बात और देखना, जब P1 के सापेक्ष P2 को हमने -V0 वोल्टेज दिया, उस समय आप जानते हो तीव्रता कितनी थी, I थी, और तीव्रता I थी, धारा का मान कितना 0 हो गया, मतलब सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी P2 पर नहीं पहुंच पाया। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चाहें तो इसी संस्तब्ध विभव की सहायता से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा EK का मान भी निकाल सकते हैं। E फॉर एनर्जी, K फॉर किनेटिक। कैसे निकाल सकते हैं, आप सभी लोग जानते हो, विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर क्या होगा, विभवांतर गुणे आवेश, और कार्य बराबर ऊर्जा, ऊर्जा बराबर कार्य। तो आप आगे देखना, ऊर्जा बराबर कार्य, कार्य बराबर ऊर्जा, मतलब EK, और बराबर क्या, विभवांतर और गुणे आवेश। तो विभवांतर कितना, -VO, परिमाण चाहिए, हमने माइनस का सिंबल नहीं लगाया। और आवेश का नाम पे कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे लिखा था, स्मॉल e से। तो इस प्रकार EK बराबर कितना हो गया, E इंटू V0, या EK बराबर E इंटू V0, या EK बराबर E इंटू VO, जिस जो भी आपको अच्छा लगे आप कह सकते हो। यहाँ पे इस प्रकार से फार्मूला आपका निकला है, और इसकी सहायता से आप अगर चाहो इस फार्मूले की सहायता से, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में से सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अब उसके बाद ये तीनों खुराफाती वैज्ञानिक, खुरापाती इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने खुरापात किया होता, नया चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता। इनकी खुरापातें भी रुकी नहीं, ये आगे बढ़ते गए। इन्होंने क्या किया, ये जो आपतित प्रकाश की तीव्रता आई थी, और P1 के सापेक्ष P2 का विभव कितना, -V0 है, उस समय धारा का मान कितना, 0 है। आप देख रहे हो ना, इन्होंने क्या किया, आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया, सोचा कि लो दुगना कर दे, तिगुना कर दे, और शायद धारा मिल जाए। तो आपको बताएं, जब धारा को 2I से बढ़ा के कितना 2I किया, फिर भी धारा कितनी, 0 रही। 3I कर दिया, फिर भी धारा कितनी, 0 रही। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, ये आपतित प्रकाश के तीव्रता कैपिटल I पर निर्भर नहीं करती है। क्योंकि अगर निर्भर करती तो तीव्रता को हमने दुगना किया था, कुछ ना कुछ हमको धारा यहां पे क्या फिर मिलना शुरू हो जाता। तो इससे निष्कर्ष यही निकला कि आपतित प्रकाश की तीव्रता I अगर हम बढ़ाएं चाहे घटाएं, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ के माध्यम से आपने समझा। अब जानते हो तीव्रता को नहीं बदलेंगे, इन्होंने क्या किया, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदलना शुरू किया।
ठीक, तो जब आवृत्ति को बदला, कोई एक आवृत्ति मान लो पहले न्यू 1 थी, ठीक, आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं ना, तो उस समय जो कट ऑफ पोटेंशियल था, संतत विभव कितना मिला, V नॉट और कितना 1, यहां पे 1 है तो यहां पर भी 1। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर देख रहे हो इस जगह पे जिस समय तीव्रता आई थी और आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी न्यू 1 है, ठीक है, उस समय कट ऑफ पोटेंशियल कितना V नॉट कितना 1 है, ठीक, यानी कि आप जानते हो धारा का मान कितना 0 है। अच्छा, आप ये भी जानते हो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे I को दुगना कर दें तो क्या धारा मिलेगी, नहीं, अभी आपने पढ़ाई किया है। अगर हम यहाँ पे क्या तीव्रता I को 3 गुना कर दें क्या धारा मिलेगी, नहीं मिलेगी, अभी आपने पढ़ाई किया इसके पहले, ठीक है, वापस लौटाओ। आपतित प्रकाश की तीव्रता I है, ठीक, आप जानते हो I को अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे धारा यहाँ पे नहीं मिलने वाली, कोई बात नहीं। आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी I है, अब इन्होंने क्या किया, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया इसके पहले भी हमने आपको समझाया। अगर मान लो पहले लाल रंग का प्रकाश था तो हम नीले रंग का प्रकाश डाल दिया, या नीले रंग का प्रकाश था बैंगनी रंग का प्रकाश डाल दिया, बैंगनी रंग का प्रकाश था पराबैंगनी प्रकाश किरणों को डाल दिया। तो अब जानते हो आपतित प्रकाश की इन्होंने क्या किया, आवृत्ति को बढ़ाया, और जानते हो जैसे आवृत्ति को बढ़ाया तो यहां पे जो धारा 0 थी कुछ ना कुछ धारा हमको मिल गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी तुलना में इसको और निगेटिव किया तो धारा का मान घटा, फिर और निगेटिव किया धारा का मान और घटा, और फिर जब इतना निगेटिव कर दिया कितना V नॉट 2, तो फिर धारा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है जिसको आप EK से लिख रहे हो, ये आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करेगा, और आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, आवृत्ति जितनी ही कम होगी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के अलग अलग मानों पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा EK के अलग अलग मानों को ज्ञात कर लें, तत्पश्चात EK और न्यू के बीच में ग्राफ खींचें, तो उस ग्राफ में हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। एक्स एक्सिस पे हमने आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दिखाया और वाई एक्सिस पे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को दिखाया। अलग अलग आवृत्तियों की प्रकाश किरणों को डाला, लेकिन ध्यान रहे तीव्रता I नियत रखेंगे इस बार, चाहे जिस आवृत्ति का डालो लेकिन तीव्रता नहीं बदलेंगे, I रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, नियत तीव्रता का प्रकाश डालेंगे, आवृत्ति भले बदलेंगे, ठीक है। तो हमने अलग अलग आवृत्तियों की प्रकाश किरणों को डाला और हर आवृत्ति पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को हमने ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात करेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल ज्ञात करो, सीधे इसमें मान रखो, ठीक। तो हमने क्या किया, आवृत्ति न्यू के अलग अलग मानों पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा EK के अलग अलग मानों को ज्ञात किया, और ज्ञात करने के बाद जब ग्राफ खींचा गया तो उस ग्राफ में इस प्रकार की एक सरल रेखा मिली, स्ट्रेट लाइन। आप देखो स्ट्रेट लाइन खुद बोल रहा है, आप इधर की तरफ चलो न्यू का मान बढ़ेगा, और न्यू का मान बढ़ेगा तो EK का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आप इधर से इधर आओ, न्यू का मान घटेगा और न्यू का मान घटेगा तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, घटेगी। अपने आप में निष्कर्ष निकला कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है तथा अनुक्रमानुपाती होता है। ये जितनी लाइनें हम बोल रहे हैं सारी लाइनें आगे चल के प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी नियम बन जाएंगे, 5 नियम हैं। अच्छा, उसके बाद इस रेखा को हमने पीछे बढ़ाया, तो अगर रेखा को अगर आप पीछे बढ़ाओगे, आप देखना ऐसे ये, तो रेखा पीछे बढ़ते 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 यहां पे आई इस जगह पे, और इस रेखा ने क्या किया, इस ऊर्जा अक्ष पे इतना अंताखंड दिया, क्योंकि आप जानते हो नीचे के पोर्शन में तुमने यहाँ पे क्या B लिखा, B हमने अंताखंड की लंबाई यहाँ पे ले ली है, और चूंकि नीचे के पोर्शन में तो -B, ऊपर अगर इस प्रकार से रेखा होती, ऊपर अंताखंड होता तो कितना होता, +B। एक ग्राफ मिला। अच्छा, आप आगे देखना, यहां पे इस जगह पे ये मूल बिंदु है ना, हम इधर की तरफ बढ़े तो आवृत्ति लगातार क्या बढ़ती जाएगी, इधर आए तो आवृत्ति लगातार क्या घटती जाएगी। हम यहाँ पे खास आवृत्ति की बात कर रहे हैं, इस आवृत्ति को मान लो हमने लिखा है यहाँ पे न्यू नॉट या न्यू 0, जो भी आपका हो, ठीक। और उसको जानते हो क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति। और जानते हो ये वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति अगर होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो इससे कम आवृत्ति होगी तो आप जानते हो अधिकतम गतिज ऊर्जा EK, यही तो दिखाया जा रहा है आपका इस पे, ठीक, उसका मान किस में होगा, माइनस में, और गतिज ऊर्जा कभी माइनस में होती नहीं। तो आप यूं कह सकते हो न्यू 0 वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश किरणों को अगर हम इस पे डालेंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता लाख गुना बढ़ा दें, चाहे तीव्रता कितनी ज्यादा क्यों ना बढ़ा दें। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू 0 से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहेगी। और वहीं पे अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यू 0 या उससे अधिक है तो बहुत मामूली सी तीव्रता का भी अगर प्रकाश किरण होगा तो भी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा और प्रकाश विद्युत धारा हमको मिल जाएगी। तो आप यूं कह सकते हैं न्यू 0, इसको हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति।
ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आप यूं कह सकते हो, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो देहली तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लैम्डा नॉट से लिखेंगे या लैम्डा जीरो से लिखेंगे, हम इसकी भी डेफिनेशन दे सकते हैं। आप जानते हो आवृत्ति अगर न्यूनतम है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिकतम। तो अगर आपसे पूछे कि देहली तरंगदैर्घ्य की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप यूं बोलोगे कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे अधिक तरंगदैर्घ्य होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक, और जब आवृत्ति की बात आएगी तो धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से देहली आवृत्ति, जिसको आप न्यू नॉट से लिखोगे या न्यू जीरो से लिखोगे, और देहली तरंगदैर्घ्य, जिसको आप लैम्डा जीरो से लिखोगे या लैम्डा नॉट से लिखोगे, दोनों की डेफिनेशन आपने सुनी। इसकी इक्वेशन क्या होगी? आप जानते हो मैथ में तो हर डिजाइन का समीकरण होता है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई रेखा इस प्रकार से है। अगर इस रेखा का ग्रेडियंट, जिसको आप प्रवणता भी कहते हो, अगर m है, ठीक, और ये अंतःखंड किधर काट रहा है? प्लस वाले पोर्शन पे, ठीक, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? y दैट इज इक्वल टू mx प्लस c। y क्या है? y अक्ष पर, ठीक है, दूरी, और x क्या है? x अक्ष पर दूरी, m क्या है? प्रवणता, ग्रेडियंट, और c क्या? अंतःखंड है। इसका इक्वेशन क्या निकलता है? y दैट इज इक्वल टू mx प्लस c। इसी पैटर्न पे अगर आपसे पूछें कि इसका इक्वेशन क्या होगा, और इसकी प्रवणता हमने मान लिया, प्रवणता जिसको आप ग्रेडियंट कहते हो, ठीक है, कितना है? a। तो ऐसी कंडीशन में इसका इक्वेशन क्या होगा? तो आप देखना, यहां पे y एक्सिस पे है तो y का प्रयोग किया, यहां पे इस पे आप क्या दिखा रहे हो? ek, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ek दैट इज इक्वल टू, ठीक, फिर यहां पे प्रवणता ग्रेडियंट कितना? m है, और यहां पे ग्रेडियंट हमने कितना? a माना, तो यहां पे m की जगह पे क्या हो गया? a हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या? x है, स्मॉल x, मतलब x अक्ष पे दूरी, तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या? न्यू दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a न्यू। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल है, हमने प्लस का सिंबल लगाया। फिर आगे देखना, यहाँ पे क्या? ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में अंतःखंड मिल रहा है, तो क्या? प्लस c, और यहाँ पे क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या? माइनस b, ये, ठीक, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। इस प्रकार से इसका इक्वेशन क्या हो गया? ek दैट इज इक्वल टू a न्यू माइनस b, ऐसे। और इसी को अगर आप चाहो तो प्रायोगिक फलों या निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त समीकरण आप इसको कह सकते हो, प्रायोगिक समीकरण आप कह सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल करने पर जो जो आपको मिलता गया, आप पढ़ाई करते गए, रिसर्च करते गए, और रिसर्च का ये परिणाम आपका इक्वेशन के रूप में मिला, इसको प्रायोगिक समीकरण भी आप कह सकते हो। अब अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान अगर न्यू जीरो हो, तो उस समय ek का मान कितना होगा? जीरो। तो इस बात को अगर यहां पर रखें, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान न्यू जीरो हो, तो ek का मान कितना होगा? जीरो। आप देखो, इसके इधर चलो तो ek का मान बढ़ता चला गया, इधर आओ तो ek का मान माइनस में होगा, जो कि कभी होता ही नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन में आपसे हम डिस्कशन करें यहाँ पे कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान अगर न्यू जीरो हो, तो ek का मान कितना होगा? जीरो होगा। और इस वैल्यू को अगर इसमें फिट करें, ठीक, तो आप जानते हो ek का मान कितना होगा? जीरो। चलो, ek दैट इज इक्वल टू जीरो। कब? a, और यहां पे न्यू, तो न्यू की जगह पे क्या? न्यू नॉट, और फिर यहां पे क्या? माइनस b। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, हमने कुछ किया नहीं। आप जानते हो आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यू जीरो है, तो उस समय आप जानते हो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जीरो। कौन? किसकी गतिज ऊर्जा? उत्सर्जित प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। और इसी बात को हमने यहाँ पे फिट किया, ek का मान जीरो। कब? जब न्यू बराबर कितना होगा? न्यू जीरो। बाकी यहाँ पे है तो यहाँ पे है, यहाँ पे b तो यहाँ पे, बाकी सेम सिंबल। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पूछे तो b दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a न्यू जीरो। और जहां पे b क्या चीज है? ऊर्जा। ऊर्जा अक्ष पे अंतःखंड है, तो b प्रकार की क्या ऊर्जा होगी। और आगे आप देखना, न्यू जीरो क्या? वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो बी भी है यहां पे, वह न्यूनतम ऊर्जा होगी जिससे कम ऊर्जा होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। और इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन, वर्क फंक्शन। किसी भी धातु की सतह के लिए कार्यफलन का मान जो भी होता है फिक्स होता है। अलग अलग धातु की सतहों के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है, जो भी होगा उस सतह के लिए क्या नियत होगा। ठीक, तो आप यूं कह सकते हो ए न्यू जीरो बराबर यहाँ पे क्या बी, और बी यहाँ पे क्या ऊर्जा है। तो न्यू जीरो क्या? वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके
जहां पे न्यू जीरो क्या, वह आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर सके, तो बी वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर सके, और इसी ऊर्जा को आप क्या कहते हैं, उस धातु की सतह का कार्यफलन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कार्यफलन क्या होता है, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर सके, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। आपने अब तक जितनी मेहनत करी, जो जो रिजल्ट या निष्कर्ष निकलता रहा, उसको एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, जिसमें पहला नियम है किसी भी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है और अनुकमानुपाती होता है। अब दोबारा फिर क्या समझाना, भी आपने देखा था, तीव्रता दुगनी किया था तो धारा दुगनी हो गई थी, ठीक। अच्छा, फिर दूसरे नियम पे आप आ जाओ। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। अभी आपने देखा था जब कट ऑफ पोटेंशियल पर पहुंच गए थे और उस समय तीव्रता को हमने दुगना किया था तब भी धारा का मान 0 था, तीव्रता को 3 गुना किया तब भी धारा का मान 0 था। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप जानते हो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके का जो मान होता है, ये आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम क्या, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर बढ़ता है। अभी ग्राफ के माध्यम से आपने समझा, ये तीसरा नियम हो गया। फिर चौथा नियम क्या है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम मान, जिसका हमने नाम लिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति से कम है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ये भी अपने पढ़ाई में, थ्योरी में आपने देखा। और पांचवा जो आखिरी नियम है, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर आपतित होते ही प्रकाश या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। आप पूछोगे ये कैसे पता, तो आपको जानकारी दें। प्रयोग किया गया, जैसे प्रकाश डाला खट से इसमें क्या विक्षेप मिला। ऐसा नहीं कि प्रकाश पहले डाला उसके थोड़ी देर बाद विक्षेप मिला, तो प्रकाश के डालते ही विक्षेप मिल गया, मतलब आखिरी नियम आपका बन गया। प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है, कोई टाइम लैगिंग नहीं होता है। अब इसके बाद इसकी पुष्टि वैज्ञानिक आइंस्टीन ने की। ये जितना भी प्रयोग इन्होंने किया, वैज्ञानिक लेनार्ड, वैज्ञानिक हर्ट्ज, वैज्ञानिक मिल्कान ने मिलकर अपने प्रायोगिक निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने नियम भी बना दिया। वैज्ञानिक लेनार्ड, मिल्कन और वैज्ञानिक हर्ट्ज यहीं पे नहीं रुके। ये लोग कम खुराफाती दिमाग के थोड़ा ना थे, इन्होंने आगे भी खुराफात करी। क्या किया, जो प्लेट P1 है विसर्जन नलिका में, उसको अलग अलग धातुओं का लिया। जैसे एक बार मान लो एल्युमिनियम का ले लिया, ठीक, और उसमें अलग अलग आवृत्तियों की प्रकाश किरणों को डाला और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके के मान को ज्ञात किया और ईके न्यू के बीच में ग्राफ खींचा, तो मान लो रेड कलर का ये ग्राफ मिल गया, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम प्लेट P1, वही जो कैथोड प्लेट है, उस पर जिस पर प्रकाश किरणों को डाला जा रहा है, उसको इन्होंने क्या किया, चांदी का ले लिया और फिर अलग अलग आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके को ज्ञात किया और फिर आपका इस प्रकार से दूसरी रेखा इनको मिली। फिर प्लेट P1 यानी कैथोड प्लेट जिसको आप कह सकते हो, जिस पर प्रकाश किरणों को डाला जा रहा है, उसको किसी अन्य धातु का ले लिया, सोने का ले लिया, पीतल का ले लिया, या फिर आप लोहे का ले लिया, किसी भी धातु का, अलग अलग धातु को चेंज किया, ठीक है, और उसका फिर वही काम किया, अलग अलग आवृत्तियों की प्रकाश किरणों को डाला, फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके का मान ज्ञात किया और ईके और न्यू के बीच में ग्राफ खींचा, ये रेखा मिली। यानी प्लेट P1 के धातु को बदलते रहे और हर बार अलग अलग आवृत्तियों की प्रकाश किरणों को डालते रहे और हर बार उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके का मान निकालते रहे और हर बार ईके और न्यू के बीच में ग्राफ खींचते रहे, तो इनको अलग अलग सरल रेखाएं मिली। लेकिन सारी सरल रेखाएं परस्पर समांतर थीं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन सभी धातुओं की प्रवणता या जिसको ढाल या स्लोप कहते हो, वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सारी रेखाएं परस्पर क्या समांतर मिली। ये जो प्रायोगिक समीकरण हमको मिला, प्रयोग करने पर जो निष्कर्ष निकला, उसके आधार पर जो समीकरण हमने निकाला, कौन सा, ईके बराबर NU माइनस बी, ठीक, जिसमें कैपिटल A एक प्रकार से क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों, चाहे जिस धातु की प्लेट लगाओ, आप जानते हो इसी के समांतर मिलेगी, मतलब जितनी भी रेखाएं मिली, सारी रेखाएं परस्पर समांतर मिली, तो कैपिटल एक प्रकार से क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है। देखो प्रकाश में द्वैतीय प्रकृति पाई जाती है। आप पूछोगे द्वैतीय प्रकृति क्या होती है, प्रकाश से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इशारा करती हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इन सब की व्याख्या तभी की जा सकती है जब प्रकाश को हम क्या तरंगों के रूप में मानेंगे। अगर प्रकाश को कणिका के रूप में मान लेंगे तो इन सब की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और प्रकाश से जुड़ी कुछ ऐसी भी घटनाएं जो इशारा करती हैं कि नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में चल ही नहीं सकता है, प्रकाश कणिका के रूप में चलता है। जैसे ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव,
अगर प्रकाश तरंग के रूप में मान लेंगे, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। या रमन प्रभाव, जीमन प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो इशारा करती हैं कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है। द्वैती प्रकृति, प्रकाश में दोहरा नेचर, दोगलापंथी। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपके मुंह पे आपकी बात करता है, आपके किसी दुश्मन के पास गया तो आपकी बुराई करेगा। वहां पे जब आप जान पाओगे काफी दुख होता है, तो अपने सभी फ्रेंड से कहते हो ना कि देखो बहुत दोगला आदमी, उससे सतर्क रहना। आप कहते हो ना ये सब दोगलापन है। प्रकाश भी यही काम करता है। देखो प्रकाश के बारे में कणिका सिद्धांत भी है, न्यूटन ने पहले दिया था, और प्रकाश के बारे में तरंग सिद्धांत भी है, हाइगन ने बाद में दिया। तो जानते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अगर करनी हो तो तरंग सिद्धांत यहां फेल्योर है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती है, हमने यहां पे एक हेडिंग डाल रखा है, तरंग सिद्धांत की विफलता के कारण। अगर प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानते हैं तो ऐसी दशा में अगर तरंग की तीव्रता बढ़ती है तो निश्चित रूप से तरंग का आयाम क्या होगा, बढ़ेगा। और जब तरंग का आयाम बढ़ेगा तो तरंग की ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हो तरंग, किसी भी तरंग की ऊर्जा उसके आयाम पर निर्भर करता है और आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर तरंग की तीव्रता बढ़ी तो तरंग का आयाम बढ़ेगा, और आयाम बढ़ेगा तरंग की ऊर्जा भी बढ़ेगी, और जब तरंग की ऊर्जा बढ़ेगी तो ऐसी दशा में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जानी चाहिए। और जबकि प्रयोग के माध्यम से आप देख रहे हो कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो ईके होती है, ये आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये तरंग सिद्धांत की विफलता का पहला कारण है। अच्छा, उसी प्रकार आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, अगर पर्याप्त तीव्रता तरंग में है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निश्चित रूप से होना ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी आपने प्रयोग किया, आपने देखा अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति न्यू जीरो से कम होगी तो ऐसी दशा में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता हम कितना ही क्यों ना बढ़ा दें। यह भी तरंग सिद्धांत की विफलता का क्या दूसरा कारण है। और तीसरा कारण आपको समझाएं, अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता तो आप जानते हो तरंगें जनरली ऐसे ऐसे इस प्रकार से ऐसे चलती हैं, तो तरंग जब किसी सरफेस पे पड़ती तो एक प्रकार से क्या बिखर जाती, बोलचाल की भाषा में क्या छितरा जाती। तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने हेतु तुरंत पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त न हो पाती। तो उत्सर्जित होने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको कुछ ना कुछ वक्त लगता, समय लगता। इस प्रकार से प्रकाश के डालने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कुछ ना कुछ समय पश्चात अवश्य होती। और जबकि पांचवें पॉइंट में हमने साफ साफ आपने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, अर्थात प्रकाश के आपतित होने एवं फोटो या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य कोई समय पश्चात नहीं होती है। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी जो नियम है यह तरंग सिद्धांत को क्या करता है, फेल्योर करता है। अब देखो कोई भी प्रयोग किया जाए, निष्कर्ष निकला, पांचों निष्कर्ष आपके यहां पे लिखे हैं, नियम के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। और किसी प्रायोगिक निष्कर्ष पे अगर किसी बड़े वैज्ञानिक की मोहर लग जाए तो और ज्यादा प्रमाणित हो जाती है। सन 1905 में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इसको अपनी थ्योरी लगा के इसको प्रमाणित किया। कैसे प्रमाणित किया? प्रमाणित करने के लिए आइंस्टीन ने हालैंड के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक की थ्योरी का सहारा लिया। मैक्स प्लांक के अनुसार कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है, जिसको क्या फोटान कहा जाता है। उन्होंने अपने टाइम पे उसका नाम क्वांटा कहा था और बाद में उसी क्वांटा को क्या फोटान कहा गया। और प्रत्येक फोटान से संबद्ध ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर h न्यू होती है, जहां पे h क्या प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या प्रकाश की आवृत्ति है। तो आइंस्टीन ने कहा कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, मतलब फोटान आपतित होता है, तो फोटान सामने पड़ने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो भी इलेक्ट्रॉन सामने पड़ गया, अपनी समस्त ऊर्जा देकर अपना अस्तित्व क्या करता है, समाप्त कर लेता है। ठीक, अब वो फोटान क्या करेगा, उस ऊर्जा का कुछ भाग भीतर से सतह तक आके वो बाहर निकलने में खर्च कर देगा। आने के दौरान परमाणुओं से क्या कुछ ना कुछ टक्कर भी होगी, कुछ ऊर्जा खर्च होगी, और बाकी जो ऊर्जा बचेगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त करके और बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा। ठीक, तो मान लो फोटान ने अपनी समस्त ऊर्जा h न्यू सतह पर सामने पड़ जाने वाले किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को दिया। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उसमें से W जूल ऊर्जा भीतर से निकल के सतह पे आके बाहर निकलने में उसने खर्च कर दिया, और बाकी जो ऊर्जा बची वो गतिज ऊर्जा के रूप में उसको प्राप्त हो गया, E के, अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसको आप कहते हो। ठीक, तो h न्यू बराबर क्या, W प्लस E के। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम E के बराबर कहें तो कितना हो जाएगा, h न्यू माइनस W। ठीक, ये इक्वेशन मिला, आइंस्टीन का दिया हुआ समीकरण है।
इसके बाद अगर इस समीकरण की अभी जो हमने प्रयोग किया था, ई के और न्यू के बीच में ग्राफ खींचा था, एक समीकरण निकला था, याद दिलाएं क्या समीकरण था, ई के बराबर ए न्यू माइनस बी। याद करो, इसके पहले हमने आपसे कहा नहीं था कि ए आपका यहां पे कोई ना कोई सार्वत्रिक नियतांक होगा, और बी क्या है आपका, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जिसको कि कार्यफलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का, आइंस्टीन के इस इक्वेशन का अगर प्रायोगिक समीकरण से हम तुलना करें यहां पे ई के बराबर ए न्यू माइनस बी से, तो तुलना करने पर हमको जानकारी मिल जाती है कि बी वास्तव में क्या है, कार्यफलन है, और जिस ए को हम कह रहे थे कोई ना कोई सार्वत्रिक नियतांक होगा, आप तुलना करो ए बराबर क्या एच है, वास्तव में एच क्या है, प्लांक नियतांक है, वास्तव में आपका ये आपका सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक, अब इसके बाद फिर आप जानते हो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, न्यू जीरो से लिखते हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में W बराबर कितना, एच न्यू जीरो, ये क्या हो गया, अगर ये आपका न्यूनतम आवृत्ति है धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, तो H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम ऊर्जा हो जाएगी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, और इसी को आप क्या कहोगे, कार्यफलन कहोगे। ठीक है, तो इस W बराबर एच न्यू जीरो को हमने यहां पे रखा इस जगह पे। ठीक, और साथ ही साथ आप देखना ए आपका वास्तव में क्या है, प्लांक नियतांक एच है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को रखा गया यहाँ पे, तो ईके की जगह पे ईके, इक्वल की जगह पे इक्वल, एच न्यू है तो यहाँ पे एच न्यू, माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, और डब्ल्यू की जगह पे क्या हो गया, एच न्यू जीरो, ये एच न्यू जीरो। ठीक, हमने एच कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू माइनस न्यू जीरो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ईके बराबर कितना हुआ, एच, और यहाँ पे क्या, न्यू माइनस न्यू जीरो, एक इक्वेशन निकला। और जहां पे ईके क्या, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को यम से व्यक्त करें, उसके अधिकतम वेग को वी मैक्स से व्यक्त करें, तो आप जानते हो ईके बराबर कितना हो जाएगा, हाफ यम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका निकला, हाफ यम वी मैक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच, और यहाँ पे न्यू माइनस न्यू जीरो। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण समीकरण है, और जानते हो ये समीकरण इन पांचों नियमों की व्याख्या करता है। कैसे व्याख्या करेगा, आप देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से सुनो, हाफ यम वी मैक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच, और यहां पे क्या, न्यू माइनस न्यू जीरो, सभी को आप पहचानते हो। यम क्या है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी मैक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होगा उसका वेग हो गया, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, और न्यू जीरो क्या है, देहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब देखो ये जो इक्वेशन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये इन पांचों नियमों पर मोहर लगाता है कि हाँ पांचों नियम बिल्कुल सही हैं, एकदम परफेक्ट हैं। ये जो मेहनत आप कर रहे थे, इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हो, जो निष्कर्ष निकलता गया, सारे निष्कर्ष आपके 5 पॉइंट के रूप में लिखे हुए हैं। इसको आइंस्टीन ने 1905 में क्या किया, अपना समीकरण देके और समीकरण के माध्यम से इसको सत्यापित किया कि पांचों वाक्य बिल्कुल सत्य लिखे हुए हैं। कैसे सत्य है, कैसे सही है, अब इसकी व्याख्या करनी है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से। ध्यान से सुनना आप यहां पे। ठीक है, अगर हम धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, तो देखो तीव्रता जब बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रति सेकंड आने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, ऊर्जा तो नहीं बढ़ेगी ना। ठीक, तो जब प्रति सेकंड ज्यादा फोटॉन आपतित होंगे तो निश्चित रूप से प्रति सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब प्रति सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपका यहां पे क्या होगा कि आप जानते हो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पहला नियम तो अपने आप में प्रूव हो गया कि किसी भी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है और अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आप डालोगे प्लेट P1 पर, कैथोड प्लेट पर आप डालोगे, प्रति सेकंड उतना ही ज्यादा फोटॉन उसके ऊपर आपतित होगा, और जितना ज्यादा फोटॉन आपतित होगा उतना ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब आप जानते हो तीव्रता के बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहला नियम आपका यहां पे क्या प्रूव हो गया। ठीक, सही है, बिल्कुल सही की मोहर लग गई, आइंस्टीन ने लगा दिया। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे आप आ जाओ। अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो तो केवल आपतित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के संख्या बढ़ती है, प्रति सेकंड आने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो आप जानते हो जब ज्यादा संख्या में प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे लेकिन ऊर्जा तो नहीं बढ़ी ना, और जब ऊर्जा नहीं बढ़ी तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की भी ऊर्जा क्योंकि नहीं बढ़ेगी। तो आप ऐसी दशा में आप देखो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के आपतित प्रकाश के तीव्रता आई पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप तीव्रता आई बढ़ाओगे तो प्रति सेकंड प्लेट P1 पर, कैथोड प्लेट पर आने वाले फोटॉनों की केवल संख्या बढ़ेगी, फोटॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। और जब ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो ऐसी दशा में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी क्या होगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक, अब आप तीसरे कंडीशन में आप आ जाओ। आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर आप बढ़ाते हो
ठीक। तो अगर तीव्रता बढ़ाओगे तो प्लेट P1 पर आपतित प्रति सेकंड आपतित फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ती है तीव्रता बढ़ाने पर। और जब ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो ऐसी दशा में उत्सर्जन की दर तो भले बढ़ जाएगी, पहला पॉइंट, लेकिन उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ठीक, ये दूसरा पॉइंट आपका प्रूव हो गया। ठीक, अब तीसरे पॉइंट पे आप आ जाओ। तीसरे पॉइंट में आप देख रहे हो, अगर आपतित प्रकाश किस पर आपतित, आप जानते हो विसर्जन नलिका की कैथोड प्लेट पर आपतित। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति आप बढ़ाते हो, मतलब न्यू का मान अगर आप बढ़ाते हो, ये न्यू, तो न्यू का मान बढ़ेगा तो न्यू माइनस न्यू जीरो भी बढ़ेगा, और जब न्यू माइनस न्यू जीरो बढ़ेगा तो एच और ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू जीरो, तो इतने पूरे का मान बढ़ेगा, और इतना पूरा बराबर क्या, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा। यानी कि आप यूं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर न्यू का मान बढ़ाएंगे तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात ईके का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो निश्चित रूप से आपका तीसरा पॉइंट अपने आप में सत्यापित हो रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, और आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा पॉइंट भी आपका यहाँ पे क्या हुआ, प्रूव हो गया। अब चौथे पॉइंट के लिए आप देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो आप। ठीक है, अगर न्यू का मान कम हो जाए, किससे, न्यू जीरो से, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या कम हो, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो ईके का मान किसमें मिलेगा, माइनस सिंबल के साथ। कहने का आशय, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान न्यू जीरो से कम हो, यानी न्यू छोटा हो न्यू जीरो बड़ा हो, तो न्यू माइनस न्यू जीरो का मान माइनस में आएगा। ऐसी दशा में अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके जो कि बराबर के हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर है, इसका मान क्या माइनस में प्राप्त होगा। और आप जानते हो गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक होती नहीं, माइनस में नहीं होती है, इसका मतलब कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं होगा। चौथा पॉइंट भी आपका यहां पे क्या प्रूव हो गया अच्छी तरीके से। ठीक, सीधी सी बात, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान न्यू जीरो मतलब देहली आवृत्ति से कम हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं होगा। यह समीकरण अपने आप में प्रूव कर रहा है कि अगर न्यू का मान न्यू जीरो से कम होगा तो ईके का मान माइनस में मिलेगा, जो कि असंभव है, गतिज ऊर्जा कभी माइनस में होती ही नहीं है। यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान अगर न्यू जीरो से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कदापि नहीं होगा। चौथा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब पांचवें पॉइंट पे आप आ जाओ। देखो, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में कहा कि जैसे ही फोटॉन आपतित होता है, सामने जो भी मिल गया इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा, समस्त ऊर्जा ज्यों का त्यों तुरंत उसको दे के अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है, और जैसे वो ऊर्जा पाया तुरंत खट से क्या बाहर निकल गया। और यही कारण है आपका यहां पे कि प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य किसी प्रकार से कोई समय पश्चता नहीं होती है। इस प्रकार से आपका आइंस्टीन की जो थ्योरी है, आइंस्टीन का जो समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण इन पांचों नियमों की पुष्टि करता है। इस वीडियो को आपने देखा, अगर पसंद आया हो तो सिर्फ इतना आपसे अपेक्षा है कि आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी बच्चे हैं, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, आप सभी को इस वीडियो का लिंक पहुंचाओ और सभी से कहो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार से पूरा चैप्टर मैंने आपको एक वीडियो में आपको दिया, मेरा पूरा प्रयास है कि फिजिक्स का जितना भी टॉपिक है, हर टॉपिक बहुत आसान तरीके से आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। हम आपके लिए करें, आप थोड़ा सा प्रयास आप हमारे लिए करो। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।